दोस्तों नमस्कार। निकला ये कि हरियाणा के भीतर हमारी टीम ने जब कलेक्ट किया तो मंत्री, विधायक, नेता और कार्यकर्ता तकरीबन 2762 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। वो कार्यकर्ता भी जोड़ रहे हैं, वो सोनीपत का कार्यकर्ता हो या रोहतक का कार्यकर्ता हो या करनाल का ही क्यों ना हो, तमाम जगहों के बीच में यह एक आंकड़ा निकल कर आता है जिन कार्यकर्ताओं ने उस दौर में इस्तीफा दिया पार्टी से जिस दौर में बीजेपी सदस्यता अभियान पे निकली हुई है और यह मानकर चल रही है कि वह अब हर हालात में 10 करोड़ तो दूर, इससे पहले ही कह दिया गया था कि 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हो गए हैं, लेकिन इस दौर में तो हजारों की तादाद में इस्तीफे हरियाणा में होने लगे और महाराष्ट्र के भीतर कार्यकर्ताओं के भीतर अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह सवाल है वह उन्हें नेता माने या ना माने। इन दो परिप्रेक्ष्य के भीतर में जो किला बनाया गया उसमें राज्य दर राज्य जिसे मन चाहा उसे स्थापित किया गया। मनोहर लाल खट्टर का आगमन यूं ही हुआ था, कोई जानता समझता नहीं था। देवेंद्र फडणवीस एक झटके में निकल कर आए क्योंकि पीछे दिल्ली खड़ी थी, लेकिन उस दिल्ली ने सामने जब एकनाथ शिंदे को कर दिया तो महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर नया मंत्र अब यह आ चला है कि लाडली बहना का पूरा लाभ, समूचा लाभ राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को मिलने वाला है। उनका नाम है एकनाथ शिंदे। यानी वो शिवसेना जो शिवसेना से टूट कर आई और वो दोनों शिवसेना को मिला दीजिएगा अलग अलग तरीके से तो इनका वोट बैंक बीजेपी के पार चला जा रहा है, जो कि लोकसभा चुनाव में नजर भी आ गया क्योंकि दोनों के अलग अलग वोट बैंक और दोनों जब एक साथ थे वो वोट बैंक 60-40 का रेशियो है। उस वक्त 40% था तो अब उसमें 60% और जोड़ दीजिए। यह बिल्कुल नई स्थिति है, बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति है क्योंकि बीजेपी के भीतर नाम किसे लिया जाए। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि खट्टर को हटाया और सैनी को बनाया और वो सैनी एक नेता के घर पर पहुंचे मनाने के लिए? कंबोज का हम जिक्र कर रहे हैं, कर्णदेव कंबोज, जो इंद्री विधानसभा से जीते थे 2014 में। ओबीसी को संभालते हैं, उस संगठन के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन हाथ बढ़ाते हुए मिलाने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं गए, चूके भी नहीं कि कह दिया कि दरअसल आपके हाथ में कुछ नहीं, दिल्ली के हाथ में और वही साजिश रच रहा है। कोई कल्पना कर सकता था कि दिल्ली में बैठे हुए मोदी और अमित शाह की राजनीति को इस तरीके से उंगली कोई दिखा पाएगा? कोई भी नेता छोटा बड़ा हो, आज की तारीख में वो एक बात तो जान गया, राजनीति करनी है तो अब अपने बूते करनी है, क्योंकि यह बीजेपी को लेकर जिस किले को खड़ा किया गया अब वो ढह रहा है। राजनीतिक तौर पर यह मुश्किल महाराष्ट्र में कितनी बड़ी होगी, क्योंकि अभी वहां सिर्फ धुआं है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आपसे कोई पूछ डाले कि कोई नाम बताइए जिसकी पहचान पूरे महाराष्ट्र के भीतर हो, आप थक जाएंगे नाम लेते लेते, आप नाम ही नहीं ले पाएंगे। हम इस नाम को ले सकते हैं। कौन से प्रमुख नेता बीजेपी के हैं जिसको लेकर कार्यकर्ता घर से बाहर भी निकले? हरियाणा में तो फिर भी चीजें कम सीटों को लेकर है और लोकसभा की परिस्थितियों के भीतर हरियाणा ने फिर भी 50% सीटें हासिल की, लेकिन महाराष्ट्र का किला ढहा तो इसके मतलब क्या है? और उस पैमाने में जब हम इससे पहले की रिपोर्ट्स में कॉरपोरेट का जिक्र करते थे तो आज जिक्र पीयूष गोयल का होना चाहिए। पीयूष गोयल लोकसभा का चुनाव मुंबई से जीते हैं, लेकिन नई परिस्थितियों के भीतर पीयूष गोयल की जो राजनीतिक पहचान बीजेपी के भीतर है, या उस किले को जो बनाया गया, जो पावर सेंटर का किला था, उस किले में सही मायने में पार्टी के लिए असल फंडिंग करने और उस फंडिंग के जुगाड़ने की परिस्थिति में बीजेपी के भीतर हर कार्यकर्ता जानता है, हर नेता जानता है। और दिल्ली में जो लाल इमारत 5 मंजिला खड़ी है बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर, वहां पर भी लोग जो जानते समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं असल फंडिंग सारा पैसा यहीं आता है। इसके बाद अलग अलग जगहों पर जाता है। पीयूष गोयल के सामने अब मुश्किल यह है कि वो कैसे पैसों का जुगाड़ करें, क्योंकि पावर सेंटर जब डगमगा रहा है और किला जब डगमगा रहा है तो इसका सबसे बड़ा असर शेयर बाजार पर पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा असर शेयर बाजार से जुड़े कॉरपोरेट पर पड़ रहा है।
इसका सबसे बड़ा असर कॉरपोरेट के साथ जुड़े हुए उन पॉलिटिशियन पर पड़ रहा है जो कि एक गारंटी लेकर निकलते थे कि इतनी फंडिंग हम आपको करा देंगे। अब सीधे सीधे उस पर चोट हो गई। आज ही 5 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब गए। आप कहेंगे ये रकम बहुत बड़ी नहीं है, इससे पहले तो बहुत कुछ डूबा है। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल यह है कि शेयर बाजार में बड़ी कंपनियों के पीछे खड़े पॉलिटिशियन और उन पॉलिटिशियन के इशारे पर चलता हुआ सेबी अब सब कुछ चीजें सतह पर आने लगी है। सेबी के भीतर सवाल है, हमको टारगेट दिया जाता है और टारगेट पूरा ना करने पर उल जलूल की बातें हमसे की जाती हैं। ये किसके निर्देश पर हो रहा है? और जो चेयरमैन है माधवी बुच, इनका इस्तीफा लीजिए अन्यथा पूरा सेबी ढह जाएगा, क्योंकि कामकाज के तरीके यहां पर सहने वाले नहीं बचे हैं। ये बाहर का आदमी नहीं, सेबी के भीतर बैठा हुआ कर्मचारी कह रहा है, जो उसने कल मौन रह के सेबी के परिसर में विरोध भी किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर भी इससे पहले लिखा कि स्थिति विकट हो चली है। और वही शेयर बाजार तो भारत के विकसित राष्ट्र की इकोनॉमी को संभालने का एक जरिया बना हुआ था, और उसी के आश्रय भारत विकसित भी हो रहा है और बड़ी इकोनॉमी के तौर पर भी है, क्योंकि जिन कॉरपोरेट्स की नेटवर्थ वहां पर बड़ी हुई है उनके सीधे ताल्लुकात दिल्ली की सत्ता के साथ हैं। राहुल गांधी जो गाए बगाए बार बार अंबानी अडानीज का नाम लेते हैं, उसके भीतर का सच क्या है? इस दौर में सरकार ने उसी कॉरपोरेट के लिए आईबीसी बनाई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बनाया। उसके जरिए जरा समझेंगे क्या स्थिति हुई है। बैंकों से लोन लेने के बाद अपनी कंपनी को बीमार या दिवालिया घोषित करते हुए जो पूरी रकम निकल कर आती है बीते कई दिनों में, कई सालों में, वो रकम जो है तकरीबन 7 लाख करोड़ के करीब की है। और उसको जो परचेज करती है दूसरी कंपनी, वो आकलन जो है वो 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं है। यानी इस दौर में तकरीबन 6 लाख करोड़ का नुकसान बैंकों को हो जाता है और बैंकों से लिया हुआ कर्ज लौट नहीं पाता। यह स्थिति इस देश के भीतर की है। परसों ही एक बैंक एम्प्लॉइज के जरिए एक लिस्ट जारी की गई। उस लिस्ट में सिर्फ अडानीज की 10 कंपनियों का जिक्र किया गया। उन्होंने जो 10 कंपनी खरीदी है, आप सोचिए, जो खास तौर से अडानी तो पोर्ट किंग कहे जाते हैं, लेकिन इस दौर में उन्होंने दिग्गी पोर्ट लिमिटेड खरीदा। 3075 करोड़ क्लेम वैल्यू थी और उसको खरीदा गया सिर्फ 705 करोड़ में। दूसरा कैरिकल पोर्ट था, यह अडानी पोर्ट एंड सेज ने खरीदा। 2959 करोड़ कीमत थी, इन्होंने खरीदा 1485 करोड़ में। और अडानी तो पावर के क्षेत्र में भी माहिर माने जाते हैं, तो पावर से जुड़ी हुई कंपनियों को देखिए। एसआर पावर एमपी लिमिटेड अडानी पावर ने खरीदा, उस पे जो क्लेम वैल्यू थी वो 12,013 करोड़ की थी और परचेज किया गया 2,500 करोड़ में। दूसरी कंपनी देखिए लैंडको अमरकंटक पावर, यह भी अडानी पावर ने खरीदी। 15,190 करोड़ क्लेम वैल्यू थी, खरीदा कितने में? 4,101 करोड़। कोस्टल इनर्जन लिमिटेड, यह भी अडानी पावर ने खरीदा। 12,300 करोड़ रुपए क्लेम वैल्यू थी, 3,500 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अडानी पावर ने कोरवा वेस्ट पावर कंपनी भी खरीदी। 5,032 करोड़ क्लेम वैल्यू, 2,900 करोड़ में खरीद लिया। इतना ही नहीं, जो अडानी प्रॉपर्टीज बनी है, जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के तहत यानी मुंबई शहर में जो आता है, उसको अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा। उसकी क्लेम वैल्यू 7,795 करोड़ और खरीदा गया, परचेज किया गया सिर्फ 285 करोड़ में। यानी धारावी सरीखी परिस्थिति कई जगहों पर अलग अलग तरीके से चल रही है। अडानी गुड होम्स, इन्होंने रेडियस स्टेट एंड डेवलपर्स को खरीदा सिर्फ 76 करोड़ रुपए में। क्लेम वैल्यू जो थी 1,700 करोड़ रुपए की थी। एक पूरी फहरिस्त है 7 लाख, 7.25 लाख करोड़ की। वह तमाम कॉरपोरेट आपको इसमें शामिल मिल जाएंगे जिन्होंने पीएम केयर्स में भी पैसा दिया, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के समय भी पैसा दिया, और जो राजनीतिक तौर पर कॉरपोरेट के काम के नेटवर्थ को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं, इस हुनर में वो माहिर हैं। तो जो कैपिटल का स्ट्रक्चर था वो एक तरफ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दूसरी तरफ, और इस राजनीति के भीतर का सच
इस दौर में क्या हो चला है, वो चाणक्य कहां चूक गए। आज वो मौजूद थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, जहां वो मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, गए तो एम्स को लेकर थे, लेकिन भरोसा लेने गए थे नीतीश कुमार का वो पलटेंगे तो नहीं। और नीतीश कुमार ने भी कह दिया नहीं नहीं अब कभी नहीं पलटेंगे। बीच में पलट गए थे, अब नहीं पलटेंगे। मुश्किल यह है जब जब वो कहते हैं नहीं पलटेंगे तब तब धड़कनें बीजेपी की बढ़ जाती है। और खुद प्रधानमंत्री आज कहां थे। पिछले बरस भी याद कीजिए, जब इस देश के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो प्रधानमंत्री ने उनके साथ आपस में बैठकर एक संवाद बनाया था और उस संवाद को इस देश के तमाम न्यूज़ चैनलों ने दिखाया था। प्रधानमंत्री बता रहे थे कि कैसे शिक्षकों का काम इस देश के भीतर सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कैसे नैतिकता का पाठ पढ़ाने का है। लेकिन आज भी वो मुलाकात तो हुई, लेकिन बंद कमरे में हुई, और उस बंद कमरे में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। आप सोच रहे होंगे सिंगापुर में, जी नहीं, आपको पता भी नहीं चला वो सिंगापुर से लौट आए और बीजेपी के भीतर कोई शोर भी नहीं मचा। तो जब किला ढहता है या फिर जिस पावर सेंटर को आपने खड़ा किया है, जब उनकी बत्ती बुझती है तो क्या होता है, इस दृश्य को देखकर आप समझ जाइए।